प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के तीसरा पाठ अपू के साथ 2.5 साल इसका अध्ययन करते हैं। सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया ये पाठ उनके द्वारा जब पहली फिल्म बनाई गई थी बांग्ला भाषा में, पथेर पांचाली, उस फिल्म के अनुभवों से संबंधित यह पाठ है। देखते हैं। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। लेखक सत्यजीत राय बता रहे हैं कि उस समय लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। उस समय शूटिंग प्रतिदिन नहीं होती थी। उस फिल्म को बनाने में लेखक को 2.5 वर्ष लगे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। लेखक के सामने फिल्म निर्माण करने में एक बहुत बड़ी रुकावट पैसे को लेकर आ रही थी। लेखक के पास पैसों का अभाव था। वे फिल्म शूटिंग करते, लेकिन जब उनके पास से पैसे ख़त्म हो जाते फिर से पैसे जमा करते और फिर पैसा इकट्ठा होने के बाद में फिर शूटिंग कार्य करने लग जाते। इस कारण से लेखक को फिल्म निर्माण में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगा था। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। अपू की भूमिका के लिए 6 वर्ष के एक लड़के की आवश्यकता थी। वो लेखक को उम्मीद के अनुरूप लेखक जैसा पात्र चाह रहे थे वैसा नहीं मिल रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। लेखक 6 वर्षीय लड़के के लिए जो अपू का रोल निभा सके, अपू की भूमिका में कार्य कर सके, इसके लिए अखबार में विज्ञापन देता है। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। किराए पर लेखक एक कमरा ले लेता है। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। बच्चा नाजुक आवाज़ में जवाब देता है कि मेरा नाम टिया है। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके। बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया। जिस प्रकार से लेखक को अपू की भूमिका के लिए एक लड़के की आवश्यकता थी, 6 वर्षीय लड़के की आवश्यकता थी, लेकिन बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेखक को। 6 वर्षीय लड़का लेखक की उम्मीद के अनुरूप जो भूमिका ठीक प्रकार से निभा सके नहीं मिल रहा था। और एक सज्जन, जब लेखक ने विज्ञापन दिया तो अपनी बेटी के बाल कटवा कर और उसे लेकर के आ गए कि आप इससे इस फिल्म में ले लीजिए। लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई। वो किस प्रकार से अपनी बेटी को लड़के के रोल के लिए लेकर आया था बाल कटवा करके, ये सब लेखक को पकड़ में आ गया। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, ज़रा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। तो लेखक ने काफ़ी प्रयास किए, विज्ञापन दिया, लेकिन विज्ञापन देने के बावजूद भी
लेखक को उम्मीद के अनुरूप अपू की भूमिका निभाने के लिए सही लड़का नहीं मिला और अंत में पत्नी के सहयोग से पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था सुवीर बनर्जी, वो पथेर पांचाली में अपू की भूमिका के लिए उपयुक्त पात्र के रूप में नजर आया। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। लेखक को लगने लगा कि समय ज़्यादा खिंचता जा रहा है और समय बढ़ने पर वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले छोटे छोटे बच्चे, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात है। एक 80 वर्षीय महिला जो उस फिल्म में काम कर रही थी वो 2.5 वर्ष तक लेखक के साथ में काम कर लेती है, वो स्वस्थ रहती है, उसका जीवन बना रहता है, ये भी लेखक के लिए बड़े सौभाग्य की बात महसूस हुई। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अब लेखक बताता है कि जब फिल्म की शूटिंग कर रहा था लेखक तो एक उसके सामने गड़बड़ हुई, एक समस्या आई। क्या हुई देखते हैं। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट नाम के गांव में गए थे। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। वहाँ काश के फूल थे उस मैदान में। उस काश फूलों के मैदान की शूटिंग करने के लिए लेखक कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट नाम के गांव में गया था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। दोनों बच्चे पहली बार रेलगाड़ी देख रहे हैं। इस सीन की शूटिंग करने के लिए लेखक वहाँ पहुँचता है और वहाँ काश फूलों के मैदान में उस शूटिंग को करना था। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, मुश्किल था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन क्या स्थिति होती है कि पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काश फूलों के वन में पहुंचता है। ये फिल्म की शूटिंग का सीन था। एक त्यौहार है, दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ता हुआ अपू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। चूँकि लेखक भी पहली बार निर्देशक के रूप में फिल्म को बना रहा था, छायाकार, अभिनेता, अभिनेत्री, लगभग फिल्म में काम करने वाले सभी लोग नए थे, इसलिए लेखक को पूरा अनुभव नहीं था और वो सोचते हैं कि ये जो बचा हुआ दृश्य है इसे हम बाद में फिल्मा लेंगे और घर पहुंच जाते हैं। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह फिर से लेखक जाता है अपनी टीम को लेकर के, तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। पहले काश फूलों के साथ में शूटिंग हुई, बाद में जब 7 दिन बाद लेखक पहुंचता है तो काश फूल जानवर खा जाते हैं और उस जगह फिर शूटिंग करना लेखक को मुश्किल लगा, क्योंकि पहले सीन से दूसरे सीन को मिलाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से
कंटिन्यूटी नदारद हो जाती है। जो लगातार उसको दृश्य को आगे फिल्माना था, एक दृश्य के साथ दूसरे दृश्य को जोड़ना था, उसमें निरंतरता का अभाव हो जाता। इसलिए लेखक को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। तो लेखक 1 वर्ष तक शरद ऋतु का इंतजार करता है, क्योंकि शरद ऋतु में ही काश के फूल खिलते हैं। तो चूंकि उस मैदान में से काश के फूलों को जंगली जानवर खा गए थे, इसलिए उन काश के फूलों के मैदान की शूटिंग करने के लेखक को 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। तब जाकर के उस दृश्य को दोबारा से फिल्माया गया। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। रेल आ रही थी, रेलों को आते हुए शूटिंग करना था, तो एक के बाद एक इस प्रकार से 3 रेलगाड़ियाँ आई और लेखक को तीनों पर अपने दृश्य फिल्माने पड़े। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। लेखक की टीम के एक सदस्य थे जिनका नाम था अनिल बाबू। अनिल बाबू उस स्टेशन पर काम करते थे जहाँ से वो रेलगाड़ियाँ आती थी। रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा से चल कर के दूसरी दिशा की तरफ जाती थी। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। ये बॉयलर क्या है? बॉयलर है रेल के इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता है। तो अनिल बाबू उस इंजन में रेलगाड़ी के साथ साथ बैठ कर के आते, और जैसे ही हमारे नज़दीक आते, अर्थात शूटिंग के जहाँ हो रही थी उसके करीब आते, तो बॉयलर में कोयला डालते थे। इसलिए उनका बैठना वहाँ ज़रूरी था, ताकि काला धुआं निकले, क्योंकि काले धुएँ की, रेल से निकलते हुए काले धुएँ की उस समय के दृश्य को फिल्माना उस फिल्म के अनुरूप जरूरी था। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा? मन में ये विचार था। इसलिए बॉयलर में से काले धुआं निकलना चाहिए। काला धुआं तब निकले जब रेल के इंजन में वहाँ कोयला डाला जाए। उस दृश्य को जहाँ फिल्माया जा रहा है उससे कुछ ही समय पहले। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है, तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। एक ही रेलगाड़ी की शूटिंग होनी थी, लेकिन रेल अपने एक स्थान से चलकर गंतव्य की तरफ निकल जाती है। एक रेल के निकलने से, एक रेल की शूटिंग करने से लेखक का काम नहीं चला। 3 रेलगाड़ियों की लेखक को शूटिंग करनी पड़ी, लेकिन उन तीनों सीनों को इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में मर्ज कर दिया गया कि कहीं कोई पहचान न सके। तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। अब लेखक एक ऐसा उदाहरण बता रहा है जहाँ आर्थिक समस्या की वजह से, आर्थिक कारण की वजह से लेखक को समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि लेखक की सारी समस्याओं की जड़ में जो मूल समस्या थी आर्थिक अभाव था। पैसे के अभाव की वजह से लेखक अपनी फिल्म को लगातार शूट नहीं कर पा रहा था। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। लेखक ने पथेर पांचाली फिल्म में एक उपन्यास को आधार बना करके शूटिंग की थी। तो उसमें एक पात्र आता है पालतू कुत्ता, जिसका नाम होता है भूलो, और ये अपू और दुर्गा के पालतू कुत्ता था। गांव में से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, और वह भी हमने
हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सरोजया अपू को भात खिला रही है। भात क्या है? पके हुए चावल। तो फिल्म के एक दृश्य में अपू की माँ सरोजया अपू को भात खिलाती हुई नजर आती है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू को भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान हैं। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। इस दृश्य को फिल्माना था। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सरोजया जो उसकी माँ के रोल में थी, बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर भोजन का गस्सा बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सरोजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। वो भूलो नामक कुत्ता जो उनका पालतू कुत्ता होता है, वो लगातार टकटकी लगा करके सरोजया के हाथ में जो निवाला है, जो भोजन का गस्सा है, जो भात है, उसकी ओर देख रहा होता है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सरोजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है। जो बचाता है भात उसको सरोजया क्या करती है, एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। भूलो नामक कुत्ता उस भात को खाने लग जाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए पग पग पर पैसे की आवश्यकता पड़ती है। लेखक के पास पैसे खत्म हो गए, सूरज की रोशनी उस समय खत्म हो गई थी। तत्काल उस दृश्य को, अगले दृश्य को नहीं फिल्माया जा सका। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेखक को पुनः पैसा इकट्ठे करने में 6 महीने का समय लग जाता है। 6 महीने बाद लेखक पुनः उसी बोडाल गांव में पहुंचता है उस बचे हुए दृश्य को फिल्माने के लिए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? लेखक को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा कि जिस कुत्ते को लेकर के उसने दृश्य फिल्माया था वह कुत्ता ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस कुत्ते का देहांत हो गया है। लेखक सोचने लगा कि अब क्या होगा। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। ये भी एक समस्या आई कि अब दूसरा कुत्ता भूलो जैसा ही दिखने वाला और होना चाहिए। तो गांव में पता लगा एक दूसरा कुत्ता है, उसे पकड़कर लाने के लिए सोचा गया। सचमुच वह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। तो इस प्रकार से लेखक को फिल्म निर्माण करते समय अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते। एक अगला दृश्य फिल्माना था और वो कैसा दृश्य था कि जिसमें श्रीनिवास नामक मिठाई वाला है जो घूमता हुआ ठेली लगाता है, मिठाई बेचता हुआ डोलता है। अपू और दुर्गा वे दोनों उस बच्चे उस मिठाई वाले से मिठाई लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई
खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। लेखक को ये दृश्य फिल्माना था कि दो छोटे छोटे बच्चे जो मुख्य भूमिका में हैं, अपू और दुर्गा, ये दोनों गरीब हैं। एक मिठाई बेचने वाला मिठाई बेचता हुआ डोलता है, दोनों बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, दोनों बच्चे मिठाई खरीदना चाहते हैं। जब पैसे के अभाव में मिठाई नहीं खरीद पाते तो उस मिठाई वाले के पीछे पीछे दौड़ते हैं मुखर्जी के घर तक। मुखर्जी एक अमीर आदमी है। उन दोनों बच्चों को उम्मीद थी कि मुखर्जी निश्चित रूप से उस मिठाई वाले से मिठाई खरीदेगा, और यदि वो बच्चे मिठाई स्वयं न भी खरीद पाएँ तो कोई बात नहीं, मिठाई को अपनी आँखों से देख लेंगे तब भी उनको खुशी होगी। ये सोच करके वो दोनों बच्चे मुखर्जी के घर तक उस मिठाई वाले के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई, रोकनी फिर से पड़ जाती है शूटिंग को। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा, ये फिर से समस्या खड़ी हो गई। कुछ दृश्य श्रीनिवास मिठाई वाले के ऊपर फिल्मा लिए गए थे, लेकिन बचे हुए दृश्य अब कैसे फिल्माएं, क्योंकि श्रीनिवास मिठाई वाला वो मर चुका था, उसका देहांत हो चुका था। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। अंत में लेखक को एक ऐसे सज्जन मिल जाते हैं जिनका चेहरा तो श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन उसका शरीर डील डॉल से वो श्रीनिवास जैसा ही नज़र आ रहा था। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई कि मैंने ऐसा किया है। लेखक को कहीं ऐसा सुनाई नहीं पड़ा कि किसी ने उस कमी को कहीं पकड़ा है। इस कमी को पूरा करने के लिए जब उसी श्रीनिवास के मिलते जुलते चेहरे वाला व्यक्ति नहीं मिला तो डील डॉल का वैसा ही व्यक्ति ले लिया, और उसकी दूसरी बार जब शूटिंग की गई तो उसके पीछे से दृश्य दिखाया गया, पीछे से उसको फिल्माया गया। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार, पुकुर क्या है? पुकुर का मतलब है पोखर। एक छोटी सी पोखर है वहाँ पर जहाँ दृश्य फिल्माना था, तो छोटे से पुकुर के पार, छोटे से पोखर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे नामे जवाब देते हैं तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। हम भी उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर तक चलते हैं। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। ये दृश्य को फिल्माना था। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त
दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। कोई सिखाया हुआ कुत्ता तो ज़्यादा था नहीं, इसलिए वो अपने मालिक की सारी बातों को नहीं मानता था, नहीं समझता था। उसका मालिक अपू और दुर्गा के पीछे पीछे उनके साथ साथ कुत्ते को भागने के लिए कहते हैं, लेकिन वह कुत्ता बैठा रह जाता है, वह अपने मालिक की आज्ञा नहीं मानता। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, बेकार जा रही थी, और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, अर्थात दृश्य को रोकिए। लेखक दृश्य क्यों रोक रहा था? क्योंकि उसे उसकी इच्छा के अनुरूप दृश्य तैयार नहीं नजर आ रहा था। उन दोनों बच्चों के पीछे, अपू और दुर्गा के पीछे उस कुत्ते को भागना था, लेकिन कुत्ता नहीं भाग रहा था। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। तो इस प्रकार से लेखक को अपने फिल्म के सारे शॉट पूरा करने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और पूरी सूझबूझ के साथ लेखक ने उस फिल्म को निर्मित किया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और चले गए, लेकिन हमारे पास उस समय पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। लेखक शूटिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि पैसे का अभाव था। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। वर्षा के दिन निकल चुके थे। वर्षा ऋतु निकल जाने पर वर्षा का होना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। शरद ऋतु में निरभ्र मीन्स बादलों से रहित आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता। वर्षा के दिन थे नहीं, वर्षा पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन लेखक एक लंबे समय तक इंतज़ार करता रहा। वह अपने साथ में अपू और दुर्गा जो मुख्य भूमिका में थे उनको लेकर के, कैमरामैन को लेकर के, तकनीशियन को लेकर के रोज़ाना तैयार होकर के देहात में पहुंच जाता, गांव में पहुंच जाता कि शायद वर्षा हो जाए और वह अपने दृश्य को फिल्मा ले। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। लेखक बादलों को जरा सा कहीं पर देख भी लेता आकाश में तो उसकी इच्छा और अधिक बढ़ जाती और वह सोचने लगता कि काश ये बादल बड़े सघन हो जाएं और सघनता के साथ में वर्षा करने लगें ताकि मैं अपने दृश्य को फिल्मा लूँ, पूरा कर लूँ। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई के पास रुक जाती है वर्षा में भागती हुई दुर्गा। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड, अपू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मीन्स शराब मिलाकर उनको दी बच्चों को और भाई बहन का शरीर गर्म किया क्योंकि ठंड के मारे वो दोनों काँप रहे थे। शरद ऋतु और वर्षा में भीगना निश्चित रूप से उन दोनों बच्चों को ठंड लग रही थी। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर अर्थात पोखर
आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली थी। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस ज़माने में वे नहीं थे जब लेखक ने उस फिल्म की शूटिंग की थी। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ था। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गए? सुबोध दा। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, इस प्रकार की बातें कहते। मारो उनको लाठियों से, इस प्रकार की लोगों से सुबोध दा कहा करते थे हमारे विषय में, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनके गांव में कोई फिल्म वाला फिल्म बनाने के लिए पहुंचे। उन्हें फिल्मों से घृणा थी। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। तो चूँकि वो मानसिक रूप से बीमार थे, तो सुबोध दा से अंत में लेखक की, निर्देशक की पटरी मेल खा गई। वो लेखक को अपने पास बुला लेते, वायलिन पर विभिन्न लोकगीतों की धुनें बजाते और बीच बीच में लेखक के कानों में फुसफुसाते रहते। किसी भी व्यक्ति को देख करके उसका कुछ न कुछ नाम लेकर के कहते कि ये रूजवेल्ट है, ये चर्चिल है, ये हिटलर है, ये अब्दुल गफ्फार खान है, ये सब के सब पाजी हैं। इस प्रकार की बातें वो व्यक्ति करता था। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। जहाँ पर लेखक शूटिंग करता था वहाँ उसके पड़ोस में एक धोबी का घर था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। एक तरफ शूटिंग हो रही होती, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अचानक से ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाए, भाषण देने लग जाए, तो उसके सारे फिल्म के दृश्य दोबारा से शूट करने पड़ते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या भी लेखक के सामने शूटिंग करते समय आ रही थी। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। उसके रिश्तेदारों ने जैसे तैसे लेखक के कहने पर लेखक की मदद की और वह धोबी को कहीं इधर उधर दूर ले जाते, उसे चुप रहने के लिए कहते। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ध्वस्त मीन्स टूटा फूटा, बिल्कुल खंडहर हालत में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीने का समय लग गया। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट, साउंड का रिकॉर्ड करने वाले भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे,
फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। तो जगह का अभाव होने की वजह से, जगह खंडर होने की वजह से लेखक को यहाँ इस काम में भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे, डर गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। इस कारण से वो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे लेखक के बार बार पूछने पर। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। लोगों ने बताया उस सर्प के विषय में कि यह है वास्तु सर्प है, अर्थात कुल देवता है। यह समय समय पर यहाँ दर्शन देता है, यहाँ निकल आता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। लोगों के द्वारा ये बात कहे जाने पर लेखक ने उसे मारना चाह रहा था, लेकिन अपना इरादा बदल दिया। इस प्रकार से इस फिल्म की शूटिंग करने में लेखक ने जी तोड़ मेहनत की, प्रयास किए, बहुत अव्यवस्थाएं मिली, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सारी समस्याओं की जड़ अर्थाभाव था, पैसे का अभाव था। इस कारण से और समस्याएं भी समय समय पर आती रही और 2.5 वर्ष लग गए लेखक को इस फिल्म को निर्मित करने में। इस प्रकार से लेखक ने अप्पू के साथ 2.5 साल नामक शीर्षक से अपनी उस फिल्म, जो बांग्ला भाषा की फिल्म थी पथेर पांचाली, उसको बनाने में किस प्रकार से क्या समस्याएं आई, अपने उन अनुभवों को साझा किया है।